नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस पीटी टेस्ट 2024 को देखने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो सो दृष्टि का जो पीटी 24 का टेस्ट है उसको जो सो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बाकी इससे पहले हम लोगों ने जो सो विजन आईएएस का 2 टेस्ट देखा है, तो वो अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज जो सो हम लोग दृष्टि का देखेंगे। और देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो 2024 पीटी के लिए, ठीक ना। और ये दृष्टि के लिए, और हम लोग जो सो मेनली हिंदी मीडियम के लिए करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग जो सो आज की टेस्ट को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ना होगा तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें पहला कुछ दिया गया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 2024 दृष्टि का, ठीक है ना। टेस्ट कोड, और यहाँ पे उनको उस टेस्ट का कोड दिया गया है, और ये टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है ना। किसके लिए है? तो ये जो सो हमारा पीटी का है। पीटी का है और ये जीएस का है, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन। इसमें कुल टोटल अंक होते हैं 200, ठीक है ना, और समय होता है 2 घंटे। बाकी अगर इससे ज़्यादा आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ना तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है ना। हम लोगों को इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टेस्ट को स्टार्ट करना है। चलिए हम लोग इसको पहले क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर इसमें पहला कथन दिया गया कि अफ्रीकी अफ्रीकी चीता की जो तुलना है उसमें एशियाई चीते जो सो छोटे होते हैं लेकिन उनकी खाल जो सो मोटी होती है, ठीक ना। तो देखिए ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि चीतों की तुलना में जो सो एशियाई चीते जो सो छोटे होते हैं लेकिन उसकी खाल मोटी होती है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, संरक्षित क्षेत्रों में जो सो 90% चीता शावकों की मृत्यु का प्रमुख कारण परभक्षण है, ठीक ना। क्या है? परभक्षण, एक दूसरे के द्वारा उसको भक्षण कर ले जाना, ठीक है ना, मतलब खा जाना, तो ये भी सही है। फिर तीसरा कथन में बोल रहा है कि एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे, ये भी सही है। फिर चौथा बोल रहा है कि अफ्रीकी चीतों को IUCN रेड लिस्ट में सुवैध के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे 4 कथन, ये जो चारों हैं वो सही है। तो बोले निम्नलिखित में से कितने सही है, ठीक है ना, कितने कथन सही है, तो 4 सही है। तो डी यानी सभी का सभी 4 सही है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हमारा डी होगा, ठीक है ना, मतलब कोट डी होगा, और ऑप्शन चारों सही है। अब हम लोग जो सो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, सो देखिए यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें कथन 1 दिया गया कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय के COP90 में भारत को शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। ये जो COP90 हुआ था इस बार का, उसमें बोल रहा है कि भारत के शीशम को जो सो सम्मेलन के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो कथन दिया गया है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर दूसरा कथन में देखिए क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है
परिशिष्ट 2 में एक पक्षकार के अनुरोध पर शामिल प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित कर रहा है तथा जिन्हें अस्थिर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है हमारा। तो पहला तो कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत हो जा रहा है। फिर बोल रहा है उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कोट सी सही है, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि पहला कि निडेरियन जेलीफिश समुद्री एनीमोन और प्रवाल सहित जलीय जीवों के एक समूह को संदर्भित करता है, ठीक है ना। तो ये कथन जो सो यहाँ पे सही है। फिर दूसरा बोल रहा है सभी निडेरियन ओवन प्रजनन में सक्षम होते हैं, ये भी सही है। फिर बोल रहा है कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी प्रबंध प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये भी सही। फिर बोल रहा है उपयुक्त में से कितने सही हैं, तो कितने कथन सही है, 3 कथन सही है, तो कुट सी सही होगा। फिर फोन नंबर हमारा देखिए क्या बोल रहा है सो। तो फोन नंबर में बोल रहा है यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था, ठीक ना। फोन नंबर का हम लोग जो सो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था, ठीक ना। 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था, रिजर्व घोषित किया गया था। फिर बोल रहा भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। कितना? 7 प्रजातियां। फिर बोल रहा वह नदी जो इस उद्यान से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है घड़ियाल, मगर तथा अन्य जलीय जीवों को आवास है, अन्य जलीय जीवों का आवास है और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है। अमना की सहायक नदी है, ठीक है ना। इस रिजर्व के भूभाग की विशेषता व्यापक पठार और घाटियां हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? ऊपर में जो वर्णन है किसका किया गया, तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का जो सो वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। कोट ये यहाँ पे से हो गया, ठीक ना। फिर हमारा 5 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं सो। तो 5 नंबर में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन कर रहा है वर्ष 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना। क्या बोल रहा है कि कम भी करना है तथा जो उसको समाप्त भी करना है। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मूल प्रावधान है ना, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो यहाँ पे जो केवल ओडीएस है उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए किया गया था। और जो ये किगाली संशोधन है उसको जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एचसीएफसी को अनिवार्य करने में सक्षम बनाया गया था, ठीक ना। लेकिन इसका लक्ष्य जो वो जो सो हमारा वर्ष 2047 तक है, ठीक ना। जिसमें एचसीएफसी खपत में 80% में 80% से अधिक की कमी को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे जो 230 है उसको जो सो यहाँ पे 247 करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे उसको चरणबद्ध तरीके से कम करना है, ठीक है ना। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। फिर बोल रहे एफजीएस को क्लोरोफ्लोरो कार्बन की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण तथा ओडीएस माना जाता है, ये भी गलत है। फिर बोल रहे कौन से सही है, तो कोई भी सही नहीं है, तो डी हो गया आंसर हमारा। फिर 6 में क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है 6 में बोल रहा है कि डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैड वॉच, ठीक है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसके संदर्भ में जो सो कुछ कथन दिया गया है और उस पर जो सो यहाँ पे विचार करने के लिए बोल रहा है ये। पहला कथन क्या दिया गया, यह समुद्री पर्यावरण में बालू और एन अवसाद निष्कर्षण पर पहला वैश्विक डाटा प्लेटफॉर्म है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो कथन है ये बिल्कुल सही बोला गया है। फिर दूसरा कथन में क्या बोल रहा है, इसे ग्रीड जिनेवा द्वारा विकसित किया गया जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का एक केंद्र है, तो ये भी सही है। फिर तीसरा कथन में बोल रहा है, यह ड्रेजिंग जहाजों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाजों से स्वचालित पहचान प्रणाली AIS सिग्नल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करता है, ये भी सही है। फिर चौथा बोल रहा है, इसका अनुमान है कि समुद्री एवं तटीय वातावरण में प्रत्येक वर्ष 50 से 100 अरब टन रेत और एन अवसादों को निष्कासित किया जा सकता है, गलत है। फिर बोल रहा है कौन से सही है, 1 2 3 सही है, तो कोड सी सही हो गए यहाँ पे, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जो सो इंग्लिश को नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम लोग जो सो हिंदी पे कर रहे हैं, तो हम लोग जो सो डायरेक्ट हिंदी पे करेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 7 नंबर में, क्या बोल रहा है सो देखिए। तो यहाँ 7 नंबर में बोल रहा है कि पुष्पोद्भिद के पुष्पोद्भिद यानी फेनड्रोगियम में बीज रहित पौधे तथा पौधे जैसी संरचना होती है, जबकि क्रिप्टोगेम में बीज वाले पौधे होते हैं। तो यहाँ पे कथन जो सो सही है, ठीक ना, कि इसमें क्रिप्टोगेम में बीज वाले पौधे की संरचना होती है। फिर दूसरा बोल रहा है कि फेनड्रोगो में एक विकसित संवहनीय प्रणाली का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोगो में एक सुविकसित संवहनीय प्रणाली विकसित होती है, तो ये भी गलत है। फिर तीसरा बोल रहा है भारत के पहले क्रिप्टोगाम गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है, तो ये भी गलत है, ठीक ना। भारत का जो पहला क्रिप्टोगाम गार्डन है उसका उद्घाटन जो सो उत्तराखंड के देहरादून का जो चक्राता शहर है उसमें जैसे किया गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है देहरादून में किया गया है, तो इसी के यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ठीक ना। तो बोला उपयुक्त में से कितने कथन सही है, केवल एक कथन सही है। फिर 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है सो यहाँ पे बोल रहा है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया था, ठीक है ना। इसी शीर्षक से जो है वो एक प्रकाशन जारी किया गया था, और वो प्रकाशन किसका था, तो वो प्रकाशन विश्व भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI द्वारा किया गया था। फिर 9 नंबर में बोल रहा है निम्न पर विचार कीजिए, ठीक ना। पहला बोला निकल पायरिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बोल रहा है उपयुक्त में से कितने प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इनमें से जो हमारा यहाँ पे है कितने प्रदूषक जो आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 3 प्रदूषक आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोट सी सही हो जाएगा। 3 प्रदूषक जो सो इसके अंतर्गत आते हैं NAAQS के अंतर्गत। फिर 10 नंबर की ओर चलिए, तो देखिए 10 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित उगमों पर विचार कीजिए। पहला दिया इधर रामसल असर और इधर दिया अवस्थिति कहाँ पे, उनका अवस्थिति जो है वो कहाँ पर है, सो यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला दिया चंद्रताल आर्द्रभूमि, दूसरा है सूर सरोवर सांख्य सागर, फिर है अंशुपा झील, ठीक है ना। तो देखिए जो चंद्रताल आर्द्रभूमि है वो हमारा हिमाचल में, ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे उत्तराखंड दिया तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है सूर सरोवर, ठीक है ना। तो ये जो हमारा सूर सरोवर है वो जो सो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहा है आंध्र प्रदेश में। फिर ये हमारा सैंक सागर है
और ये साइंग सागर जिसको मध्य प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में बोल रहा है। फिर अनसुपा झील, और ये जो अनसुपा झील है वो हमारा उड़ीसा में और ये मध्य प्रदेश में लिख रहा है। तो तीनों ही गलत है। फिर बोल रहा है उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित है, कोई भी नहीं। फिर चलिए हम लोग जो सो 11 नंबर की ओर जो सो प्रस्थान करते हैं। तो देखिए 11 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि उत्तर यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के आसपास केंद्रित इसका तापमान अपेक्षाकृत मध्यम ठंडा रहता है। अधिकतर स्प्रूस, कोच, चीड़ और देवदार के साथ प्रमुख वनस्पति शंकुधारी सदाबहार है, ठीक ना। फिर बोल रहा है जीव जंतुओं में पक्षी, बाज, फर वाले मांसाहारी, छोटे मिंक, एल्क, तेंदुआ, साइबेरियाई बाघ, वुल्वरीन, भेड़ ये आदि शामिल है। यह सबसे संभावित वर्णन किसका करता है, ठीक ना। तो इन सब की जो विशेषता है वो किसकी है, तो इन सब की विशेषता है टेगा बायोम का, ठीक ना। फिर 12 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सो बोल रहा है अधिपादप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपीफाइट्स, ठीक है ना, इसके संदर्भ में जो सो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। पहला बोल रहा है वे मेजबान पौधे की सतह पर उगते हैं, ठीक ना। फिर दूसरा बोल रहा है मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचाने में सहायक करते हैं। फिर तीसरा बोल रहा है ये प्रकृति में परजीवी होते हैं। अब बोल रहा है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये चूज करने के लिए कि कितने कथन यहाँ पे ये सही हैं। तो देखिए अधिपादप जो होते हैं वो विशेष पौधे होते हैं, ठीक है ना, जो परजीवी हुए बिना भी जो सो अन्य पौधे आमतौर पर जो वृक्षों की सतह है उन पे उगते हैं, और वे जो सो जड़ परजीवी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रकृति में परजीवी होते हैं लेकिन ये परजीवी नहीं होते, इसलिए गलत हो गया और ये दोनों सही है। तो दो कथन सही हो गया हमारा, तो इस तरह से बी कूट सही है। फिर 13 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं सो। तो यहाँ पे 13 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए, ठीक है ना, निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। पहला हरा शैवाल, फिर दूसरे नंबर में है साइनोबैक्टीरिया, फिर तीसरे तीसरे में है डाइएटम, फिर तीसरा में सॉरी जो 4 नंबर है उसमें दिया गया है डायनोफिलाजिट्स, ठीक ना। तो इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से वहाँ शाकरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है, ठीक ना, कौन सा है प्राथमिक उत्पादक, तो डी उपयुक्त सभी जैसो प्राथमिक उत्पादक ही है। फिर हम लोग जैसो 14 नंबर की ओर चलते हैं। बोल रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन, निषेध, बंद करने या विनियम के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि यह अधिनियम जो सो केंद्र सरकार के लिए है। तो ये जो सो कथन हमारा बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कथन बोल रहा है इस अधिनियम ने लोकस स्टडी, ठीक है ना, लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल कर दिया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस अधिनियम का जो मूल है वो लोकस स्टैंडी ही है, ठीक ना, लेकिन लोकस स्टैंडी की अवधारणा को इसने जो सो कमजोर कर दिया, तो ये बात सही है। फिर बोल रहा है उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 जो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करती, ठीक ना। ये जो कथन 2 है ये कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है, तो कुड भी सही हो गया।
फिर 15 नंबर में है कि महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर 1 में है, यह महासागरों द्वारा कार्बन यौगिक के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच में कमी है। ठीक है ना। अवशोषण के कारण महासागर के पीएच में कमी है। फिर दूसरा बोल रहा है, यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसलिए कम कैल्शियम होता है। फिर तीसरा बोल रहा है, सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संरक्षक बनाता है। फिर चौथा बोल रहा है, यह केवल गहरे महासागर क्षेत्रों में आता है। तो महासागर जो सो अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है ना। किसके कारण? तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पीएच है, ठीक है ना, इसके कारण। तो इसीलिए यहाँ पे सही हो जाता है। लेकिन ये जो बोल रहा है सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संरक्षक बनाता है, तो ये गलत है। तो ये सही है। और फिर ये बोला है कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसलिए कैल्शियम बोन होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 2 सही है और ये तीनों ये 3 और 4 जो सो गलत है। तो 1 2 सही हो गया, मतलब 2 कथन सही हो गया। फिर 16 नंबर में देखिए क्या बोल रहे सो। बोला भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक ना, किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है? तो देखिए इसका संबंध जो सो हमारा अनुच्छेद 3 से है। ठीक है ना। फिर 17 नंबर देखिए क्या बोल रहे सो। बोर्ड अनुच्छेद 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोर्ड दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा, ये भी सही है। फिर बोल रहा है निवारक हिरासत में सुरक्षा, किस किसके संबंध में बोल रहा है? निवारक हिरासत में सुरक्षा केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं, तो ये गलत है। फिर तीसरा बोल रहा है निवारक हिरासत कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की हिरासत किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती, गलत है। फिर चौथा बोल रहा है राज्य विधायिका के पास अधिकतम अवधि निर्धारित करने का अधिकार है जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, गलत है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कुट वन से हुआ, ठीक ना, मतलब कथन वन से हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा सही है? केवल एक, कुट ये से हो गया। यहाँ पे फिर बोल रहा है 18 नंबर में क्या बोल रहा है सो देखिए। इसमें बोल रहा है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक ना। मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित कर्तव्यों की मूल सूची का हिस्सा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो कथन है वो हमारा गलत है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जो सो हमारा 86वां संविधान संशोधन जो सो 2002 के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है ना। और इसने जो सो भारत में शिक्षा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बदलाव जो सो पेश किया था और विशेष रूप से जो प्रारंभिक शिक्षा होता है उसमें जो सो यह केंद्रित किया गया था। इस संशोधन का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था कि 6 से 14 वर्ष के जो जितने भी आयु के बच्चे इसमें शामिल होते हैं उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। तो इसीलिए जो सो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ठीक है ना। और ये जो सो अनुच्छेद 51 ए के तहत जो सो के अनुच्छेद 51 ए के में जो सो इसको ऐड किया गया है।
तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर बोल रहा है कि देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है बोल रहा है, ठीक है ना, तो गलत है। फिर बोल रहा है संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे परिवर्तन का प्रावधान नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये बात सही कि संविधान जो सो न्यायालय द्वारा उनके सीधे परिवर्तन का प्रावधान नहीं करता है, तो ये सही है। तो इसलिए बोल रहे कितने सही है, तो केवल एक सही है। फिर देखिए 19 नंबर में क्या बोल रहे हैं सो, बोल रहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, पहला कथन है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 से 15% के बीच होती है, गलत है, ठीक है ना। फिर दूसरा बोला जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वहीं अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर बोल रहा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के पद प्रति उत्तरदायी होगा, तो ये भी गलत है। तो देखिए वर्ष जो 2003 है उसमें जिसको 91वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है ना, और उसमें जिसको मंत्रिपरिषद का आकार जिसको सीमित करने के लिए और जो दल बदलू सार्वजनिक पर मुद्दा होता है उसको संभालने के लिए जो सो दल बदल कानून को जो सो मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे, ठीक है ना। उसमें से एक पहला प्रावधान ये भी था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो प्रधान केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो आकार है उसमें प्रधानमंत्री सहित जो सो मंत्रियों की कुल संख्या की जो लोकसभा है उनमें जो सो 15% से अधिक नहीं हुई, ठीक है ना। मतलब 15% से अधिक जो सो मंत्रिपरिषद का जो संख्या वो अधिक नहीं होगा पीएम सहित। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि कुल सदस्य संख्या के 10 से 15%, ठीक है ना, तो ये गलत है। तो इसीलिए पहला कथन जिसको हमारा यहाँ पे गलत हो जा रहा है। और जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये मंत्री जो जबकि प्रधानमंत्री कहाँ गए, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता, वहीं अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता, तो ये बात गलत है, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट जिसको यहाँ पे गलत है, ये जिसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जिसको धारण करता है और ये जो सो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे तीनों कथन गलत है, तो कोई भी सही नहीं है, कुड डी। फिर 20 नंबर देखिए क्या बोल रहा है सो, इधर दिया मंत्रिमंडल समिति, इधर दिया अध्यक्ष, ठीक है ना। पहला दिया गया है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, दूसरा दिया गया है संसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति, फिर तीसरा है सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति, फिर चौथा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। फिर बोल रहा है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं। तो देखिए ये जो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल होती है ना, वो जो सो जनरली हमारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करती है, ठीक है ना, जिनका देश के राजनीतिक परिदृश्य या फिर बोलेगा तो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और इस समिति की अध्यक्षता जो सो प्रधानमंत्री करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये जो सो सही हो जाता है, ये पहला कथन हमारा सही हो जाता है। फिर दूसरा जो संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल, ठीक है ना, संसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष में बोल रहा है संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो
इसका कामकाज और जो समन और इसका जो प्रबंधन करती है, वह जो सो एक विधायी एजेंडा तय करती है, ठीक है ना, विधायी एजेंडा तय करती है और सत्र द्वारा जो सो इसको निर्धारण किया जाता है और संसदीय प्रक्रिया में जो सो इसको निपटाया जाता है। लेकिन इस समिति की जो अध्यक्षता है वो गृह मंत्री करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है संसदीय कार्य मंत्री करता है, तो ये गलत है। यहाँ पे इसका अध्यक्षता जो सो गृह मंत्री करता है जनरली। फिर थर्ड में बोल रहा है सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति है, इसकी अध्यक्षता जो सो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है रक्षा मंत्री करते हैं। फिर फोर्थ में है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, तो इसकी अध्यक्षता जो सो हमारी प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है वित्त मंत्री, तो इसलिए गलत है, सिर्फ वन सही है, तो कोड ए सही है सिर्फ। फिर किस नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सो, बोल रहा भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामलों पर विचार करती है एवं सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है। लोकसभा में इस समिति में पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो समिति है वो नियम समिति है, ठीक है ना, यानी नियमावली समिति है। फिर 22 नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं सो, पहला कथन बोल रहा है भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किया है। गलत है, निर्धारित नहीं किया है। फिर दूसरा, भारत ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया, ठीक ना। सॉरी, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है। गलत है, नहीं किया है। फिर यहाँ पे जो देखिए दोनों कथन गलत है, फिर बोल रहा कौन से सही नहीं है, ठीक है ना, मतलब कौन से सही नहीं है मतलब कौन से गलत है। तो एक और दो दोनों गलत है, तो इस तरह से यहाँ पे जो सो हमारा कूट सी से हो जाएगा। फिर 23 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सो, बोल रहा किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है सो, बोल रहा एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सही है। फिर दूसरा कथन बोल रहा है इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। क्या बोल रहा है, इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सो हमारा पहला कथन सही हो गया और दूसरा कथन जो सो गलत हो गया। एक व्यक्ति जो सो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है ना, वह भी मुख्यमंत्री बन सकता है और इस अवधि के दौरान जो सो उसे 6 माह के भीतर जो सो राज्य विधानमंडल अन्य दोनों सदनों में से किसी एक के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो सो कथन एक तो हमारा सही हो जाता है और कथन दो जो सो सही नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सो इस अवधि में क्या बोल रहा है, उसे राज्य विधानसभा के लिए, ठीक है, किसके लिए बोल रहा है, उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये गलत हो जाता है। अगर वो विधान परिषद के लिए भी निर्वाचित हो जाएगा ना तो जो सो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सो विधानमंडल का सदस्य बन गया इस तरह से। तो इसीलिए ये कथन जो सो गलत हो जा रहा है। तो इसमें देखिए पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है, तो कोट सी यहाँ पे सही हो गया। फिर 24 नंबर में देखिए, बोल रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे हटाया जा सकता है, तो बोल रहे हैं राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा मुख्यमंत्री के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासन करने की प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा कोटि डी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त को वैसे ही हटाए सेम वैसे ही हटाया जाएगा जैसे राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसी है वैसी ही जो उसको भी हटाया जाएगा। और राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है तो उसके न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट डी सही है। फिर हमारा यहाँ पे 25 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है पेशा अधिनियम, ठीक है ना। अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है यह 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है। फिर दूसरा बोल रहा है ग्राम सभा को पंचायत द्वारा कार्यान्वयन से पूर्व आरंभ की गई विकास योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए अधिकार प्रदान करता है। फिर तीसरा बोल रहा है गौण खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। अब बोल रहा है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ठीक ना। तो देखिए इनमें से यहाँ पे जो हमारा है 5वीं अनुसूची में वर्णित जो क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन को प्राप्त करने के लिए पेशा अधिनियम जो दिया गया है उसको जो 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था, ठीक है ना। तो इस अधिनियम ने जो 5वीं अनुसूची वाले राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें जो पंचायत के प्रावधान का विस्तार किया था, ठीक है ना। इसीलिए कथन जो एक सही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो 5वीं अनुसूची के लिए किया गया था, 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो ये कथन गलत हो जा रहा है। फिर दूसरा कथन जो हमारा ये बिल्कुल सही है और ये तीसरा कथन है ये भी सही है, ठीक है ना। तो दो कथन सही हो गया तो केवल दो कोटि यहाँ पे सही हो गया। फिर 26 नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं बोल रहे राष्ट्रपति 26 नंबर में देखिए 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। पहला कथन में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति स्वशासित जिले या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है, गलत है, नहीं कर सकता है। फिर दूसरा बोल रहा है राज्यपाल को स्वशासित जिलों को स्थापित करना और पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, तो ये सही है। केवल दो सही है। फिर 27 नंबर में देखिए बोल रहा है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। भारतीय संविधान में जो कुछ एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ सवाल किए गए हैं। पहला है एकल संविधान, तो ये तो है हमारा भारत का एकल संविधान। फिर बोल रहा है एकीकृत न्यायपालिका, ये भी भारत की है। फिर बोल रहा है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये भी है। फिर बोल रहा है अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी है। तो यहाँ पे चारों हैं तो कोटि डी से हो गया, ठीक है ना। भारत में ही चारों हैं। फिर 28 में देखिए क्या बोल रहा है पहला बोल रहा है संसद कानून द्वारा किसी भी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है, ठीक है ना। फिर दूसरा बोल रहा है अंतरराज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकारी आयोग की सिफारिशों से हुई थी। फिर तीसरा बोल रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वोच्च संघ और प्रत्येक राज्य क्षेत्र के सार्वजनिक कार्यों अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और मान्यता दी जाएगी। फिर बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है, ठीक है ना। कितने कथन सही ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो हमारा कथन 3 है ये यीशु बिल्कुल सही है, ठीक ना। कथन 3 यीशु हमारा बिल्कुल भी सही है, ठीक ना।
फिर अनुच्छेद जो सो 262 है उसमें जो सो अंतर्राज्यीय नदी या फिर नदी घाटी के से संबंधित विषय के लिए जो सो न्याय निर्णय से संबंधित है, ठीक है ना। और इसमें जो सो बहुत कुछ जो सो फैक्ट जो सो इसमें ऐड किया गया, ठीक है ना। और ये जो संसद कानून द्वारा किसी भी अंतरराष्ट्रीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग के वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का नया निर्णय कर सकती, तो ये सही है, ठीक है ना। ये अधिकार जो सो संसद के पास ही है। तो यहाँ पे कोर्ट, सॉरी, कथन 1 से हो गया, कथन 3 से हो गया। अब कथन तीसरा जो हमारा है, सॉरी, यहाँ पे जो कथन दूसरा है वो हमारा जो सो सही नहीं है, ठीक है ना। तो कथन दूसरा हमारा सही नहीं है, तो 1 और 2 से हो गया, तो 2 कथन सही हो गए यहाँ पे। फिर 29 है कि संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति, ठीक है ना। जब संविधान में इसकी स्थिति थी तब जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, यह संविधान के भाग 11 के तहत एक विधिक अधिकार है। फिर दूसरा बोल रहा है इसे संसदीय विधि के माध्यम से विनियमित या संशोधित किया जा सकता है। फिर तीसरा बोल रहा है संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं। फिर चौथा बोल रहा है इसे केवल कार्यकारी क्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है। तो ये जो हमारा है इसको जो सो भाग 12 में जोड़ा गया, ठीक है ना। भाग 12 में जोड़ा गया और जो सो इसको आर्टिकल 300 ये में जोड़ा गया है और ये जो सो विधिक अधिकार के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा भाग 12 में जोड़ा गया और एक विधिक अधिकार में है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया कि 11 लिख रहा है। और ये जो कथन दूसरा इसे संसदीय विधि के माध्यम से विनियमित या संशोधित किया जा सकता है, तो ये सही है। और ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ये भी सही है। फिर तीसरा या केवल कार्यकारी क्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करते हैं, ये भी सही है। तो 3 कोट सही हो गया, तो इसीलिए केवल 3 सही होगा। फिर 30 नंबर में देखिए, बोल रहा भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है मतलब गलत है। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, बोल रहा है निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभा के अलावा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी चुनाव आयोजन करता है, सही है। दूसरा बोल रहा भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र है, सही है। फिर सी नंबर में संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया, सही है। फिर डी नंबर में संविधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये गलत है, ठीक ना। 3 सही है और ये डी हमारा गलत है। फिर 31 में देखिए क्या बोल रहा है सो, आपातकालीन प्रावधानों के संसदीय अनुमोदन, ठीक ना, तथा निरसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
फिर दूसरा कथन बोल रहा है आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। तीसरा है उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, ये बोल रहे हैं। थर्ड में फिर चौथा है 38वें संविधान संशोधन से पूर्व उद्घोषणा को राष्ट्रपति स्वयं ही रद्द कर सकता था। कितने सही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कितने सही है। तो ये जो बोला 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये यहाँ पे जो सो गलत है, ठीक है ना। यह प्रावधान जो सो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है। और ये जो आपातकाल की उद्घोषणा है उसको जो सो दोनों संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। और ये जो 3 कथन है, थर्ड नंबर उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, गलत है, ठीक है ना। इसको सिर्फ अगर लोकसभा ही पारित कर देगी साधारण बहुमत से तो वो मान्य हो जाएगा। फिर बोला 38वें संविधान संशोधन से पूर्व उद्घोषणा को राष्ट्रपति स्वयं ही जो सो रद्द करता था, ठीक है ना। तो ये जो कथन 4 है वो सही नहीं है। तो 2 कथन सही हो गए। तो देखिए 2 कथन सही हो गए, तो इस तरह से हमारा जो सो सॉरी यहाँ पे एक ही कथन सही हुआ ना, ये तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो सिर्फ यही सही हुआ, ये तो गलत हो गया, तो सिर्फ कोटि से हो गया। फिर 32 नंबर देखिए भारत में राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए बोला भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 134 ए के अंतर्गत राजद्रोह के दंड का प्रावधान किया गया, गलत है। फिर दूसरा बोल रहे हैं विधि सरकार के विरुद्ध निष्ठाहीनता शत्रुता की भावना और असहमति को सहमत करती, गलत है। फिर बोल रहा है यह एक पशमनी एवं गैर जमानती अपराध है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो तीसरा कथन है हमारा, ये जो सो हमारा सही नहीं है, ठीक ना, गलत है। और बोल रहे फोर कथन में इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित कर दिया जाता है, ये सही है। तो बोल रहा कितना सही है, केवल एक सही है। फिर 33 में देखिए क्या बोल रहा है सो बोल रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है वर्ष 2005 से उत्पन्न होने वाली संपत्ति, ठीक ना, वर्ष 2005 से उत्पन्न होने वाली संपत्ति विभाजन के लिए महिलाओं को सामुदायिक के रूप में मान्यता दी गई, तो ये कथन सही है। फिर दूसरा बोल रहा है इस विधि के अंतर्गत बौद्ध सिख जैन पारसी एवं आर्य समाज ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी हिंदू माना गया है, गलत है। तो सिर्फ कोट ये हमारे यहाँ पे सही हो रहा है, कौन से सही है, कोट ये सही है, ठीक ना। अब इसे हम बोलेंगे कि कौन कौन सा धर्म शामिल है, ठीक ना। तो देखिए इनमें से जो सो हमारा मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी नहीं है, उन पर भी लागू होता है, ठीक ना। तो इसलिए पहला कथन जो सो सही है और दूसरा कथन गलत है। फिर 34 नंबर देखिए क्या बोल रहा है सो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बोल रहा विक्टोरिया झील उगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य जो सो सीमा बनाती है। तो ये जो सो पहला कथन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है ना, ये जो सो ऐसा ही करती है। फिर दूसरा कथन में बोल रहा है कि तांगानिका झील जैरे, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती है, ये भी सही। फिर तीसरा बोल रहा है चाड झील चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य सीमा बनाती है। एक और दो सही है, थर्ड गलत है। तो कितने सही हो गया? तो केवल दो सही हो गया, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे जो तीसरा कथन है कि चाड झील चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के बीच, ठीक है ना, तो एक कैमरून के बीच भी सीमा बनाती है, इसीलिए तीनों कथन से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कोट डी, सॉरी कोट सी। फिर 35 नंबर देखिए क्या बोल रहा है सो। बोल रहा है कि निम्नलिखित उपमाओं पर विचार कीजिए। इधर दिया गया बंदरगाह और इधर दिया गया उसके रूप में प्रसिद्ध। पहला है कोची बंदरगाह, ठीक है ना, दूसरा कोलकाता बंदरगाह, फिर तीसरा है वाधवान बंदरगाह। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है ना। तो ये जसू सही है, ठीक है ना, ये सही है। और दूसरा बोल रहा कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह, सही है। फिर तीसरा बोल रहा वधावन बंदरगाह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह, गलत है, ठीक है ना। ये जो वधावन बंदरगाह है वो जिसको भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है, इसीलिए जिसको ये तीसरा कथन गलत हो जा रहा है। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो सो दो युग्म सही सुमेलित है, तो कोट बी से हो जाएगा। फिर 36 नंबर देखिए क्या बोल रहे सो। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें बोल रहा है इधर पहाड़ियां, इधर दिया गया अवस्थिति। तो देखिए इधर दिया गया है कि शेषाचलम की पहाड़ियां और इधर दिया गया आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हमारा शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, ये दक्षिणी पूर्व भारत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी घाट का भाग है, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे सही हो गया। फिर दूसरा है जवादी पहाड़ियां, ठीक है ना। तो ये जवादी पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु में, ठीक है ना, लेकिन ये मध्य प्रदेश में लिख रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर तीसरा है सतमाला पहाड़ियां। तो ये जो सतमाला पहाड़ियां हैं, सतमाला पहाड़ियां जो सो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है ओडिशा में, तो गलत हो गया। फिर अन्नाई मुड्डी, ठीक है ना। तो अन्नाई मुड्डी जिसको पूर्वी केरल में है, तो यहाँ पे ये केरल है लिखा है, तो दो कथन सही हो गया। फिर बोल रहा है कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखिए यहाँ पे ये जो सो दो युग्म सही सुमेलित है। 37 नंबर देखिए क्या बोल रहा है सो। दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये जो सो दिसंबर माह के दूसरे भाग में होता है। फिर 38 नंबर में क्या बोल रहा है सो देखिए। बोल रहा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा लौह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज एक प्रमुख कच्चा माल है, तो वो सही बात है। फिर
दूसरा बोल रहा है मैग्नीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है, तो सही बात है। फिर थर्ड बोल रहा है राजस्थान मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य, गलत है। चौथा है इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग रोगन और बैटरी के निर्माण में भी किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो राजस्थान है, यहाँ पे जो हमारा ओडिशा है, वो जो सो ओडिशा मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो, एक दो चार सही है, तो कोट भी सही है। फिर 39 नंबर में देखिए, इधर एस्टोनाविया, एस्टोनिया, फिर इधर पोलैंड, सॉरी इधर एस्टोनिया है, पोलैंड है, अस्को स्लोवाकिया है, बेलारूस है, लिथुआनिया है, मैसेडोनिया है, ठीक ना। बोल रहा उपयुक्त में से कितने देश यूक्रेन के साथ सीमा जो सो साझा करते हैं, ठीक ना, यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन के साथ यहाँ पे जो सो सीमा साझा करते हैं केवल 3 देश, ठीक है ना। पोलैंड यहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना, स्लोवाकिया भी कर रहा है, और इधर ये जो हमारा बेलारूस है ये भी कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। तो 3 देश करते तो यहाँ 3 हो गया। फिर 40 में देखिए, 40 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला भारत में कुल अधि अधिष्ठापित विद्युत का लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त होता है, ठीक ना। लेकिन ये बात जो सो गलत है। कुल अधिशास अधिष्ठापित विद्युत का लगभग जो सो भारत में जो सो पानी से जो सो 11% प्राप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 11 लिख रहा, सॉरी 11 नहीं 5 लिख रहा, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर दूसरा लिख रहा है अधिष्ठापन क्षमता के संदर्भ में भारत की दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता लगभग इतना है, ठीक ना, इतना मेगावाट है। सॉरी मेगावाट अनुमानित है नहीं, अनुमानित है सिर्फ। तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है बिल्कुल सही है कि इतना अनुमानित किया गया है नहीं। फिर तीसरा है भारत में जल विद्युत उत्पादन 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 1897 में एक जल विद्युत संयंत्र स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो हमारा ये जो तीसरा कथन है ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो गया, तो कितने सही बोल रहे, तो केवल 2 सही है। फिर 41 में देखिए क्या बोल रहे हैं, सो बोले लो अयस्क के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा कर्नाटक देश में लो अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे जो कथन है वो सही नहीं है, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे जो तीसरा लिखा है ना, तो ये तीसरे नंबर पर ही आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आता है, सही बात है। हमको लगा पहला पे बात कर रहे हैं, तो देखिए दूसरा में क्या बोल रहे हैं, तो ये पहला कथन हमारा सही हो गया। फिर दूसरा कथन में बोल रहा झारखंड में लो अयस्क के 25% भंडार मौजूद है, और यह देश में कुल लो अयस्क उत्पादन का लगभग 11.1% जो सो उत्पादन करता है, तो ये बात सही है। और फिर यहाँ पे तीसरा कथन दिया गया है कि भारत विश्व में लो अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, गलत है, ठीक है ना। भारत जो सो विश्व में लो अयस्क का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो इसीलिए गलत है। तो यहाँ पे ये तो सही है, ये भी सही है, 1 2 सही है, यानी 2 कथन सही हो गया। फिर 42 नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं, सो
बोल रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कर्नाटक है, केरल है, असम, ओडिशा है। बोल रहे हैं उपयुक्त में से कितने राज्यों को आमतौर पर एरेका नट उत्पादन राज्य के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इनमें से जो सो हमारा यहाँ पे 3 राज्य को जो सो एरेका नट उत्पादन राज्य के रूप में जो सो जाना जाता है, ठीक ना। इसमें जो सो हमारा कर्नाटक है, केरल है और जो सो यहाँ पे असम है। तो ये तीनों जो सो आता है, तो 3 आता है, तो यहाँ पे हो गया केवल 3 राज्य। फिर 43 में देखिए, बोल रहे हैं निम्नलिखित उगमों पर विचार कीजिए। इधर हमारा जो सो जलाशय दिया गया और इधर जो सो राज्य दिया गया। कौन सा जलाशय जो सो किस राज्य में जो सो हमारा स्थित है, ठीक ना। पहला दिया है राणा प्रताप सागर, ठीक ना। तो राणा प्रताप सागर जो सो हमारा राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पे ये बिहार लिख रहा है, तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है पंचायत, तो पंचायत जो सो हमारा झारखंड में है, तो ये मध्य प्रदेश लिख रहा है, गलत हो गया। फिर बोल रहे तिलैया, और तिलैया झारखंड में, लेकिन ये आंध्र प्रदेश लिख रहा है, गलत हो गया। फिर बोल रहे रामागुंडम, तो रामागुंडम जो सो हमारा तेलंगाना में, ये सही है। तो यहाँ पे सिर्फ जो सो एक कथन सही है, तो इसीलिए कोटी ही सही हो गया। फिर 44 नंबर देखिए, बोला प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। इधर दिया गया साहित्यिक रचना और इधर दिया गया लेखक। कौन सा रचना जिसको किस लेखक ने किया है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। इधर दिया गया इरामा वातरम, ठीक ना। इरामा वतारम, तो देखिए ये जो इरामा वतारम है, वो जो सो हमारा कम्बन द्वारा ही लिखित है, ठीक ना। इसके द्वारा ही लिखा गया है, तो ये पहला तो सही हो गया। फिर दूसरा दिया गया है रामचरित्र पुराण, ठीक ना। तो ये जो हमारा रामचरित्र पुराण है, वो जो सो जनरली नागचंद्र द्वारा लिखित है, ठीक ना। नागचंद्र द्वारा रचना है, नागचंद्र की रचना है, लेकिन यहाँ ये तुलसीदास लिख रहा है, तो गलत हो गया। फिर तीसरा है पंचरात, ठीक ना। तो ये जो पंचरात है, वो जो सो भास द्वारा रचित है, तो ये सही हो गया। फिर चौथा है लीलावती प्रबंधम, ठीक ना। लीलावती प्रबंधम, तो ये जो लीलावती प्रबंधम है, ये जो जनरली नेमिनाथ और नेमिचंद्र द्वारा जो सो रचित है, तो यहाँ पे नेमिनाथ है, तो सही हो गया। 1 2 3 सही हो गया, ठीक है। तो 44 में इस तरह से जो सो हमारा इसका आंसर हो गया कोट सी, 3 कथन। फिर 45 में है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर दिया गया महिला स्वतंत्रता सेनानी, इधर दिया गया है जिसके लिए जाना जाता है उसे। तो देखिए पहला दिया गया है मातंगिनी हाजरा, तो ये जिसको तमलुक पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ करने के लिए 6000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था इसने, तो ये जिसको सही है। फिर है एवी कुट्टीमालू अम्मा, अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया एवं तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, गलत है। फिर दूसरा है अरुणा आसफ अली, ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराया, ये सही है। तो यहाँ पे 1 सही है, 2 सही है, तो कौन सा सही है, कोट सी। फिर 46 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, सो बोल रहे भारतीय इतिहास के संदर्भ में अबू रजाक समरकंदी, ठीक ना, समरकंदी फ्रांसवा वर्नियर पीटर मुंडी थे, ये कौन था। तो ये जो सो हमारा एक भारतीय आए यात्री था, भारत आया यात्री। फिर 47 नंबर में है
निम्नलिखित में से कौन सा फैंस शब्द की व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। फैंस शब्द की व्याख्या करता है। तो देखिए पहला कथन दिया गया किसानों द्वारा माल तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल। फिर भी है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाले एक प्रकार का उपयोग उपकरण। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर बोल रहा है वह सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है, कृत्रिम रूप से, जिसका उपयोग मोती चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन के निर्माण के लिए किया जाता है, ये सही है। तो 47 का कूट सी सी हो गया। फिर 48 में बोला जा रहा है कि वेदों और शाश्वत सत्य, वेदों में शाश्वत सत्य समाहित है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक यज्ञों की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के भारतीय दर्शन को निम्नलिखित में से किस प्रणाली की मूल मान्यताओं में से एक दर्शाता है? मीमांसा को दर्शाता है, ठीक है ना। फिर 49 में देखिए क्या बोल रहा है सो। बोल रहा है मध्यकालीन शहर मांडू के शब्द में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांडू का है तो ये जो कश्मीर में है। और ये जो हड़प्पा सब सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन का जो सो शहर है। फिर एक बोल रहा है यह गौरी वंश की राजधानी थी। फिर दूसरा बोल रहा है इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने की थी। फिर तीसरा बोल रहा है मांडू की पठान वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं की तरह है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सो बोल रहा है कि कितने कथन सही है, ठीक ना। सॉरी हमने यहाँ पे मांडू बोल दिया ना। तो मांडू जो सो एमपी में स्थित है और ये जो मांडा है वो जो सो कश्मीर में स्थित है। तो मांडू और मांडा में अंतर है, ठीक है। मांडू जो सो एमपी में है और मांडा जो सो कश्मीर में है और वो जो सो हड़प्पा कालीन का जो एक शहर है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कथन हमारा है कि यह गौरी राजवंश की राजधानी, तो ये तो सही था। और ये जो दूसरा कथन हमारा है कि इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने की थी, तो ये गलत है, ठीक ना। और कथन 3 जो सो सही नहीं है, ठीक ना। फिर बोल रहा उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे 2 कथन हमारा सही है, ठीक है ना। सॉरी मैंने यहाँ पे जो कथन 3 बोला ये मांडू की पठान वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं की तरह है, तो ये तो सही कथन है। तो 1 और 2 सही है और ये जो इसकी स्थापना सुल्तान बाजुल बाद ने की थी ये गलत है। तो इसीलिए जिसमें यहाँ पे सिर्फ 2 कथन सही है, तो केवल 2। फिर 50 का देखिए बोल रहा है भारत की गुफा परंपराओं के संदर्भ में महाजनक जातक, उमग जातक, मारा विजया निम्नलिखित में से किस गुफा समूह में देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो जनरली हमारे यहाँ अजंता की गुफाओं में देखा जा सकता है। तो देखिए बाकी का जो आगे के जो क्वेश्चन है उसको जैसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी जैसे इतना ही करेंगे क्योंकि जैसे वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक ना। और ये फिर लेंदी बन जाएगी, इसीलिए जैसे हम लोग इसका बाकी का बचा 50 क्वेश्चन जिसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, टेस्ट 1 का नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए तब तक के लिए जैसे